कि भारत को लोग पोटेंशियल कंट्री के तौर पर देख रहे हैं, आउटरीच कंट्री के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन भारत को G7 की बैठक से क्या हासिल होने वाला है? क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसको? क्या वो और नए जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के प्रस्तावों को आकर्षित कर पाएगा? जी देखिए, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर मिलते हैं अपने समकक्ष से, अपने जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, तो ये निटी ग्रिटी की बातें नहीं होती हैं जो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट दीजिए, उसमें उतना। वो उनको बेसिकली बताएंगे हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। अभी आप देखिए, जो अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देखते हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी और IMF ने यही बताया है जो आगे की अगले साल में चलते हुए भारत एक आशा की किरण है और सब जो देश हैं उनकी उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। तो जैसा कि अभी उमाशंकर सिंह बता रहे थे, चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनेगी और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। और हमने कितने पिछले 10 साल में 250 मिलियन से ऊपर हमने इनको पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से हमने ऊपर किया है। तो वो देखिए, मैक्रो इश्यूज की बात होती है, माइक्रो में उस लेवल पर नहीं जाया जाता है, और वो तो कोई बायलैटरल विजिट नहीं है। परंतु देखिए, मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा जरूर, क्योंकि इसके बारे में काफी बातचीत हुई है। जो मार्क कार्नी ने बहुत ये एक साहसपूर्ण कदम उठाया, जो उनको प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। परंतु उसके साथ साथ देखिए, उन्होंने ये भी कहा था, जो उन्होंने अपने जो और देश हैं और जो 6 देश हैं उनसे उनकी बात हुई, और सभी ने कहा जो भारत का वहां पर होना एकदम लाजमी है, जरूरी है। The last bit of that question is very easy to answer, and as all that I've seen and all that I'm hearing, it hasn't changed. जी डॉक्टर अशोक सज्जन जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। आप अपनी बात एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं? मेजर न्यूज आ गया तो इसीलिए बीच में आवाज आ गई थी। तो देखिए, मैं ये कह रहा था, जो विश्व के बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो वो कोई भी मुद्दा बिना भारत की इन्वॉल्वमेंट के उसकी आपको इससे पहले जो बात कही अशोक सज्जन जी आपने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्क कार्नी ने तमाम जो G7 देश हैं उनके प्रमुखों से बात की और सभी ने कहा कि भारत का होना इस बैठक में बहुत ज़रूरी है, भारत को आमंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से इससे पहले ये कहीं भी किसी राजनयिक के तौर पर या सूत्रों के हवाले से कहीं भी ये खबर बाहर नहीं आई है। जी बिल्कुल ठीक। जो इसमें जो वैश्विक मुद्दे हैं जिसमें G7 पर बात होगी, जैसे अभी वो महा बता रही थी, जो इसमें इसके ऊपर भी इनोवेशन पर बात होगी। एक और मुद्दा है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप होते तो क्लाइमेट चेंज पर शायद बात नहीं होती, क्योंकि वो तो क्लाइमेट चेंज के एकदम विरुद्ध हैं, और वो अब नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज पर जरूर बात होगी, इनोवेशन पर होगी, टेक्नोलॉजी पर होगी, हेल्थ पर होगी। इन सब में प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का इसमें योगदान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर इसमें हमने आगे प्रगति करनी है तो भारत क्या कर पाता है, क्या कर सकता है, और क्या हम और देशों के साथ सहयोग के साथ इन सब में आगे चल सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर स्वस्ति राव, आप कनाडा के साथ बायलैटरल मीटिंग, इसके अलावा जो दूसरा इंटरेस्ट, जो बड़ी खबर हो सकती है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस पर भी सभी की नजरें होंगी। डॉक्टर स्वस्ति राव, इस सवाल मेरा आपसे। नहीं, मैंने आपका सवाल सुना और आपने जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ बताया। देखिए, अगर आप यूक्रेन के तरफ से जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसको देखेंगे भारत के लिए, तो वो हमेशा यही रहा है कि भारत एक रोल निभा सकता है मीडिएशन में और मीडिएशन एफर्ट्स में, और अंततः जब ये वॉर ख़त्म होगी तब उस वक्त रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन में। और तीसरा एक डिमेंशन और है भारत का, जो ह्यूमैनिटेरियन एड को देने को लेकर है। दुख की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे उसके बाद से कोई खास ह्यूमैनिटेरियन एड हमने वहाँ पे नहीं भेजी है, और मीडिएशन की जहाँ तक बात है वहाँ पे भी भारत का कोई रोल वहाँ पे नहीं रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से तो हमारी पॉलिसी बहुत ही रिस्क एवर्स हो गई है रशिया और यूक्रेन को लेकर।
क्योंकि जितना भी मीडिएशन एफर्ट है वो आप देखेंगे कि वो सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, कतर, ये ही देश जो है वो कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो इसराइल और ईरान, अमेरिकन और ईरानियंस के बीच में बात थी, वो भी ओमान कर रहा था, तो वो मतलब मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो कर रहे थे। भारत का इसमें कोई रोल मतलब स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद से बिल्कुल श्रिंक हो गया है। तो पहली चीज़ जो ज़ेलेंस्की के ऑफिस से, प्रेसिडेंशियल ऑफिस से जो एक वो भी आया था, एक अपडेट भी आया था, वो यही आया था कि अभी भी यूक्रेन का भारत से यही कहना है कि वो मीडिएशन एफर्ट्स में अपनी भूमिका बनाए और मतलब निभाए, क्योंकि भारत का एक बहुत अच्छा संबंध है सारे पार्टीज से। अब उसके लिए भारत तैयार कितना होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि भारत का जो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो रिस्क एवर्स अप्रोच है बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के लेवल पे देखते हैं तो काफ़ी सारे ड्रोन कंपनीज जो यूक्रेनियन कंपनीज हैं वो इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करने के लिए प्रस्तुत है, और मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल भी उस चीज़ को। ठीक है स्वास्थी, आप जो बात कर रही हैं उसी पे उमा शंकर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। उमा शंकर जी, स्वास्थी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ और जानना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यूक्रेन पे काफ़ी काम करती हैं। 4 बार मुलाकात हो चुकी है जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से अलग अलग मौक़ों पे प्रधानमंत्री मोदी की और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, और ये 5वीं मुलाकात होने जा रही है। जहाँ तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की बात है तो उनसे भी 3 बार मुलाकात हो चुकी है, और दोनों ही नेताओं से कई बार फ़ोन के ज़रिए बातचीत हुई है। तो जो लगातार मिलने का सिलसिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी का, वो भी अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। नहीं, बिल्कुल कहता है। इससे पता हमें ये चलता है उमाशंकर जी की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है फॉर्मल लेवल पे तो वो बना हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें उसको सब्सटैंटिव लेवल पे देखेंगे, मतलब प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव दो तरीके होते हैं ना कम्युनिकेशन के, तो प्रोसीजरल लेवल पे हमें दिखता है, क्योंकि हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी वहाँ पे साइन किया था, उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे। अब लेकिन अगर आप उसे ज़मीनी सच्चाई पे ले आके देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स उसमें से पूरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है केवल एक ही मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, वो ये कि एक कॉन्सुलेट जनरल नया खुला है यूक्रेन का मुंबई में। उसके अलावा जो हमने टेक्निकल कोऑपरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ऐसे जो तमाम बातें थी जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री भी था, हालांकि वो तो चल ही रहा है क्योंकि हमारी जो वॉरशिप्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं हमारी नेवी की, उसमें सब में यूक्रेनियन गैस टर्बाइन इंजन लगा हुआ है, और हम जो अपनी तरफ से DRDO कोशिश कर रहे हैं, अभी उसको ऑपरेशनल होते होते समय लगेगा। तो वो वाली चीज़ तो पहले से चली आ रही है, लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है, मुझे उसमें प्रोसीजरल एक तरह का वो ज़्यादा रुख दिखता है, मतलब वो एम्फेसिस ज़्यादा है बजाय सब्सटैंटिव के। और उसका बहुत बड़ा रोल डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जो अभी माहा भी कह रही थी, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है कि वो अपने एलाइज और पार्टनर्स के प्रति सबसे ज़्यादा क्रूर हैं, सबसे ज़्यादा इंडिफरेंट हैं, तो उनका जो ढुलमुल रवैया है रशिया यूक्रेन के बीच में भी, तो उसको लेके भारत की नीति इसमें मैंने देखा है कि बिल्कुल रिस्क एवर्स है। अब ऐसे में G7 में इस पर्टिकुलर बायलैटरल के बाद अगर हमको कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड जाती हुई दिखाई पड़े, या हमको भारत की तरफ से फिर कुछ ऐसा एफर्ट बनता दिखाई पड़े, तो वो मेरे लिए भी एक मतलब मैं कहूँगी कि सुखद आश्चर्य होगा। लेकिन मेरी जो एनालिसिस है पिछले 6 महीने में, भारत जो है रिस्क एवर्स हो गया है इस सिचुएशन को। डॉक्टर स्वास्थी, जो महा कह रही थी कि जो राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में परंपरा को तोड़ते हुए G समिट का जो बड़ा कम्युनिके है या फिर जॉइंट स्टेटमेंट है, वो शायद ना आए, अलग अलग मुद्दों पर आ सकता है, तो एक तरह से इस बार की G7 मीटिंग के बाद ये परंपरा टूटती नजर आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ कोई एच्ड इन स्टोन नहीं होता है सकता ये। जैसा कि इसके पहले कहा था कि जब इसके पहले जब कनाडा कर रहा था प्रेसिडेंसी, तो उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो इस वक्त चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो चीफ डिसरप्टर रूप है वो अपने पूरे शबाब पर है, तो ऐसे में तो मुझे लगता है रिस्क एवर्स होना, क्योंकि मेरे ख्याल से कनाडा को और सबको समझ में आता है कि सबकी इज्जत अपने हाथ में है। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स को एनेबल करो जिसमें कम से कम डैमेज की गुंजाइश हो। तो मुझे इसको लेकर मतलब कोई ऐसा आश्चर्य नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप कुछ चीज़ों पे देखेंगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे ना रहना, उसके बाद फिर यूक्रेन के, अब आपको मालूम है कि यूरोप का जो रुख है वो यूक्रेन वॉर को लेकर वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर अमेरिका हाथ पीछे खींच लेगा तो फिर तो यूक्रेन ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब आपको दिख रहा है कि यूरोप इसमें एक बहुत बड़े सिक्योरिटी एक्टर के रूप में उभरा है। इनफैक्ट अगर रशिया को वापस G8 में लेने का, G7 में जो वापस लेने का स्टेटमेंट
अभी एक आया भी था डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उनको पुतिन को वो काफी पसंद करते हैं और बार बार इस बात को कहते रहते हैं। आपने देखा कि उसको भी बिल्कुल साफ तौर पे ऑफिशियली फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के नए चांसलर हैं उसका खंडन किया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के मद्देनजर ये बिल्कुल लाजमी है कि आप ऐसे फ्रेमवर्क्स में G7 के कम्युनिके की बात करें जिसमें कम से कम डैमेज की उम्मीद हो। तो मैं इसको लेके मतलब पर्सनली मैं इसको लेके सरप्राइज नहीं हूँ। मुझे लगता है ये कॉमन मिनिमम है तरीका कि आपकी कैसे बात भी बन जाए और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट भी ना देखना पड़े। स्वास्थ्य ने जो कहा कि वो G8 फिर से बनाना चाहते हैं ट्रंप, उन्होंने G9 तक की बात कर दी, इसमें चाइना को भी शामिल करने की बात। तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से चाहे रूस हो या चाइना हो उसको अपने साथ लेकर चलें। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच वो पुतिन को क्रेजी भी कह देते हैं और शी को भी एक तरह से धमकी दे देते हैं। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में बाकी लोग भी सहमत होंगे कि जो कुछ देखा है दुनिया ने कि व्हाइट हाउस में बैठ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनको धमका के चले जाते हैं और उसके बाद बातचीत वहीं पर टूट जाती है। पहले डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं टैरिफ और उसके बाद वापस भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड डील करने लगते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि मैं टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक हथियार के तौर पे ट्रेड और टैरिफ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तरफ G7 का समिट है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का बयान कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहाँ है। एक स्वास्थ्य आखिरी सवाल, लेकिन इससे क्रेडिबिलिटी लॉस जो है वो यूएस का देश के तौर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, माफ़ कीजिएगा बीच में रोकूंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मार्क कार्नी के साथ शेक हैंड करते हुए तस्वीर है। G7 समिट के दौरान वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये वेलकम ग्रीट करते हुए और शेक हैंड करते हुए ये तस्वीर आपके सामने है। ये जो सेशन शुरू हुआ है 40 मिनट देर से शुरू हुआ है और ये इसलिए डिले हुआ है क्योंकि इसके पहले के जो कार्यक्रम थे उसमें विलम्ब हुआ और इसलिए ये 40 मिनट देर से ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। और इसके बाद जो है आउटरीच सेशन जो है वो शुरू होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपनी बात करेंगे, हालांकि उसमें अभी थोड़ा लंबा वक्त लगेगा। और जो आउटरीच जो सेशन है जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री गए हुए हैं उमा, उसमें एजेंडा तय होता है किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को वहाँ अपनी बात रखनी है। जी देखिए G7 का अपना एक एजेंडा होता है और जब भी G7 समिट होता है तो ऐसे देशों को उसमें इनवाइट किया जाता है जो उस क्षेत्र में या फिर दुनिया में जिनका अपना प्रभाव हो, बड़ी जो है अर्थव्यवस्था हो, जो G7 के एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकें। तो यही वजह है कि ये 12वीं बार है जब भारत उसमें शामिल हो रहा है। 6ठी बार प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। उसके पहले 2003 से लेकर 2009-10 तक जो है वो अलग अलग प्रधानमंत्री, चाहे वो वाजपेयी जी हों या फिर उसके बाद मनमोहन सिंह हों, वो शामिल हुए। तो भारत जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, भारत जो है एक प्रभावशाली रीजनल जो ताकत है वो है। और यही वजह है कि इस तरह के सेशन में जब जैसा कि इस बार एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी है, एनर्जी देखिए किस तरीके से एक बहुत ही अहम बात बन गई है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से दुनिया के देशों में चल रहा है, तो ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बहुत एक अहम ताकत के तौर पर निकलकर सामने आया है। तो इसलिए ये जो G7 में भारत का जो शिरकत है उसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और ये भी वजह है कि अगर कहीं से किसी को ये लग रहा हो कि भारत को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, देर से सही इनविटेशन आया, कई सारे फैक्टर उसमें साथ थे और भारत जो है इस आउटरीच सेशन में अपनी बात को रखेगा।